नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो आजकल खबरों में, लेकिन इसके तार ना वो रूस यूक्रेन युद्ध से कहीं आगे जाते हुए लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बात हो रही है नाटो सदस्य देशों की, पोलैंड और रोमानिया, जिनके आसमान में हाल ही में रूसी ड्रोन्स दिखे हैं। जी। और साथ ही रूस और बेलारूस मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। तो ये सब एक साथ हो क्या रहा है? बिल्कुल, ये घटना इसलिए ज्यादा ध्यान खींच रही है क्योंकि याद कीजिए, यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू इस बात पर हुआ था कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। हाँ, वो तो है। और नाटो मतलब वो 32 देशों का मिलिट्री अलायंस जो बना तो था सोवियत संघ के खिलाफ। रूस आज भी उसे अपने दरवाजे तक आते देखना खतरे की तरह ही देखता है। सही बात है। तो अब सोचिए, जब नाटो के पक्के सदस्य देशों के ही एयर स्पेस में ड्रोन घुस रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या ये लड़ाई अब कोई नया, शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रही है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है कि ये घटनाएं असल में क्या हैं, जी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जी। रूस क्या चाह रहा है, और दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन नाटो जी वो क्या कर रहा है इस पर। हाँ, क्या कदम उठा रहा है वो। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी सबसे पहले ये पोलैंड वाली घटना। सुनने में आया कि कोई 8 रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़ते मिले। हाँ, 8 ड्रोन्स। और ये वही ड्रोन बताए जा रहे हैं जो रूस यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये रास्ता भटक गए थे या फिर मतलब जानबूझकर भेजे गए थे पोलैंड की सीमा में? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में बहुत बहुत गंभीर है, जी क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है। हाँ। और नाटो का जो चार्टर है, उसका आर्टिकल 5 वो साफ कहता है कि किसी एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। सब मिलकर जवाब देंगे। हाँ, सब मिलकर जवाब देंगे। यही वो आर्टिकल 5 था जिसका हवाला देकर कह सकते हैं यूक्रेन को सीधी मिलिट्री मदद उस तरह से नहीं मिली, क्योंकि वो सदस्य नहीं था। हाँ, उसे किनारे कर दिया गया था इसी बेसिस पर। बिल्कुल। लेकिन पोलैंड के मामले में तो ये शर्त लागू होती है। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। हाँ, मतलब आर्टिकल 5 की वजह से ये ड्रोन वाली घटना टेक्निकली बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, यूक्रेन वाले मामले से कई ज्यादा। जी हाँ। और ये कहानी यही नहीं रुकी, है ना? पोलैंड के कुछ ही दिन बाद रोमानिया से भी ऐसी खबर आई। बिल्कुल। रोमानिया, जो यूक्रेन के दक्षिण में है और वो भी नाटो का सदस्य है, उसने भी कहा कि रूसी ड्रोन्स उसके हवाई क्षेत्र में घुसे हैं। अच्छा। और इन ड्रोन्स की पहचान भी हुई है। ये ईरान के बने शहीद ड्रोन्स हैं, जिन्हें रूस आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। हाँ, सुना है इनके बारे में। जी। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें पोलैंड के अधिकारी इन गिरे हुए ड्रोन्स के मलबे की जांच करते दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ खबर नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। और इस मलबे की जांच से क्या पता चल सकता है? मतलब क्या इससे ये साबित हो सकता है कि ये जानबूझकर भेजे गए थे या गलती से आ गए? देखिए, इरादा साबित करना तो हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, मलबे की जांच से ड्रोन का रूट क्या था, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्या उसमें कोई खास बदलाव किया गया था, ये सब पता चल सकता है। अगर ये ड्रोन सीमा के काफी अंदर पाए गए हैं या उनका जो उड़ने का रास्ता था वो ऐसा है जो गलती से होने जैसा नहीं लगता, तो शक गहराता है। अच्छा। कई एक्सपर्ट्स, और इस विश्लेषण में भी यही इशारा है, वो इसे रूस की तरफ से नाटो की तैयारी और उसकी रिएक्शन स्पीड को परखने की कोशिश मान रहे हैं। मतलब टेस्ट कर रहे हैं ना नाटो जी, को? हाँ, एक तरह से कि देखें तो सही, ये लोग करते क्या हैं, क्या इनमें अभी वो दम है जिसकी ये बात करते हैं, या सब बस बातें ही हैं। ये तो हुई ड्रोन्स की बात, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट चल रही है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। रूस और बेलारूस का वो जॉइंट मिलिट्री अभ्यास। हाँ, ज़ापाड 2025। ज़ापाड 2025 नाम है इसका। ये क्यों चिंता की बात है? चिंता इसलिए क्योंकि इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा हो। हमें याद दिलाया गया है कि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे ठीक पहले भी रूस और बेलारूस ने मिलकर यूक्रेन बॉर्डर के पास ऐसा ही एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। हाँ, मुझे याद है, तब भी बहुत टेंशन बढ़ गई थी। बिल्कुल। तब दुनिया को लगा था शायद ये सिर्फ अभ्यास है, लेकिन फिर हमला हो गया। अब सोचिए, युद्ध तो पहले से ही चल रहा है ना। हाँ। ऐसे में एक और बड़ा अभ्यास, वो भी पिछले 3 साल से हुआ नहीं था ये। तो अब क्यों, सवाल ये उठता है। मिलिट्री अभ्यास आमतौर पर युद्ध की तैयारी के लिए होते हैं। रूस तो पहले से युद्ध में है, तो क्या ये किसी नई फ्रंट की तैयारी है? अभ्यास हो कहाँ रहा है और इसका निशाना कौन हो सकता है? जानकारी के मुताबिक ये अभ्यास बेलारूस में और रूस के लेनिनग्राड वाले इलाके में चल रहा है। लेनिनग्राड रीजन। हाँ। अब अगर आप नक्शा देखें तो ये इलाका पोलैंड और खासकर बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बहुत करीब है। हाँ, वो छोटे देश जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जी बिल्कुल। और अब वो नाटो के सदस्य हैं।
तो डर ये जताया जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद शायद इन नाटो देशों पर दबाव बनाना हो, या फिर बाल्टिक सागर वाला जो इलाका है वहां रूस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता हो। बाल्टिक सागर रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बाल्टिक सागर यूरोप के उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग जैसा बड़ा शहर इसी के किनारे है, लेकिन रूस की यहाँ सीधी पहुंच थोड़ी कह सकते हैं सीमित है। खासकर उसका एक इलाका है कैलिनिनग्राड। हाँ, वो जो अलग थलग पड़ा है। जी बिल्कुल, वो रूस की मुख्य भूमि से अलग पोलैंड और लिथुआनिया के बीच फंसा हुआ है। अभी रूस को कैलिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए या तो लंबा समुद्री रास्ता लेना पड़ता है, या फिर नाटो सदस्य लिथुआनिया से जमीन का रास्ता मांगना पड़ता है। और इसमें तनाव रहता होगा? हाँ, उसमें अक्सर तनाव रहता है। अच्छा, और इसमें बेलारूस का क्या रोल है? वो क्यों रूस का साथ दे रहा है इसमें? बेलारूस और रूस का रिश्ता तो काफी गहरा है। वहां के जो लीडर हैं लुकाशेंको, वो लंबे समय से सत्ता में हैं और उन्हें पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। हाँ। विश्लेषण में तो उनकी तुलना चीन के लिए जैसे नॉर्थ कोरिया है वैसे की गई है। अच्छा। मतलब बेलारूस काफी हद तक रूस के प्रभाव में है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो इस अभ्यास में बेलारूस का पूरी तरह रूस के साथ खड़ा होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, इसे रूस की एक खास रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग, ये शब्द तो चीन के संदर्भ में सुना था, ज्यादातर भारत की सीमा पर। हाँ बिल्कुल, मतलब वही है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा करके या अपना प्रभाव बढ़ाकर आगे बढ़ना, ताकि एक बार में कोई बड़ी प्रतिक्रिया ना हो। तो क्या यहाँ भी सलामी स्लाइसिंग का डर है? वो कैसे? एक थ्योरी ये चल रही है और स्रोत भी इसका जिक्र करता है कि रूस शायद पोलैंड के किसी छोटे हिस्से पर नियंत्रण करके बेलारूस और कालिनिनग्राड के बीच एक जमीनी गलियाना, मतलब एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता हो। कहाँ पर? उसे सुवाल की गैप कहते हैं। ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का एक पतला सा संकरा सा रास्ता है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो बाल्टिक देशों का नाटो के बाकी हिस्सों से जमीनी संपर्क कट सकता है। अरे बाप रे! और रूस को कैलिनिनग्राड तक सीधी जमीनी पहुंच मिल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, सुनने में शायद अभी दूर की कौड़ी लगे, लेकिन रूस जिस तरह से अपने पुराने सोवियत प्रभाव वाले क्षेत्र को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। ज़ापाद 2025 अभ्यास शायद इसी तरह के किसी ऑपरेशन की तैयारी हो या उसका कवर हो। बाप रे, ये तो काफी गंभीर आशंका है। अच्छा, ये सब तो हो गया रूस की तरफ से, लेकिन नाटो क्या कर रहा है? जब उसके सदस्य देशों के एयर स्पेस में ड्रोन घुस रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया है? देखिए, नाटो ने इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया है। कम से कम बयानों में तो यही दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक पोलैंड और रोमानिया के हवाई क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं। ओके। नाटो के जो नए प्रमुख बने हैं, मार्क रूट, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके रूस को चेतावनी दी है। साफ कहा है कि मित्र देशों के एयर स्पेस का उल्लंघन बंद करो और ये जान लो कि नाटो अपनी सीमाओं के इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ड्रोन गिरे थे, उनके प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कुछ कहा? हाँ, डोनाल्ड टस्क का बयान भी आया। उन्होंने अपने पायलटों को बधाई दी जिन्होंने ड्रोन को ट्रैक किया, शायद मार भी गिराया। अच्छा। और ये भी कहा कि उन्होंने तुरंत दूसरे नाटो नेताओं से बात की है। मतलब एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि पोलैंड अकेला नहीं है और इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जा रहा है। श्रोतों में उनके अंदाज को थोड़ा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसा बताया गया है। मतलब वो भी मदद मांग रहे हैं एक तरह से। हाँ, कि देखो, हम पर हमला हुआ है, हम नाटो सदस्य हैं, अब आप लोग मदद करो। ये दिखाता है कि पोलैंड स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। तो मतलब नाटो सिर्फ बयान नहीं दे रहा, कुछ एक्शन भी ले रहा है जमीन पर। आपने शुरू में ईस्टर्न सेंट्री मिशन का जिक्र किया था। हाँ। वो क्या है? बिल्कुल, सिर्फ हवाई गश्त बढ़ाना ही नहीं, नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। नाम है ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। जी। इस विश्लेषण के अनुसार इसके तहत इस पूरे क्षेत्र में, मतलब बाल्टिक देशों से लेकर नीचे रोमानिया तक, अतिरिक्त लड़ाकू विमान, सैनिक और यहाँ तक कि नेवी के जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं। अच्छा, नेवी भी? हाँ, यूके जैसे देश इसमें खास तौर पर सहयोग कर रहे हैं। तो तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ रूस और बेलारूस ज़ापाड 2025 के नाम पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नाटो ईस्टर्न सेंट्री के जरिए अपनी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, माहौल एकदम टकराव वाला बन गया है, जैसे दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होके एक दूसरे को घूर रहे हो। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन, उधर रूस बेलारूस का ज़ापाड 2025 अभ्यास और इधर नाटो का ईस्टर्न सेंट्री मिशन, तो क्या मतलब निकलता है इसका? क्या रूस जानबूझकर नाटो को सीधी लड़ाई के लिए उकसा रहा है?
क्या चाहता है वो? ऐसा लगता है कि रूस एक साथ कई मकसद साधने की कोशिश कर रहा है। पहला तो, जैसा हमने पहले भी कहा, ये नाटो की एकता और उसकी जवाबी कार्रवाई करने की जो क्षमता है, उसका टेस्ट हो सकता है। उनकी रेडीनेस का टेस्ट। हाँ, रूस देखना चाहता है कि क्या आर्टिकल 5 सच में काम करता है या ये सिर्फ एक कागजी शेर है। खासकर जब पोलैंड पर ड्रोन हमले के बाद कोई बहुत बड़ी आक्रामक कार्रवाई नाटो की तरफ से तुरंत नहीं हुई। सिवाय गश्त बढ़ाने के। हाँ, सिवाय गश्त बढ़ाने के। तो शायद रूस का हौसला बढ़ा और फिर रोमानिया में भी ड्रोन घुस गए। स्रोत भी ये सवाल उठाता है कि क्या रूस ये जांच रहा है कि नाटो में दम बचा है या नहीं। अच्छा, और दूसरा मकसद क्या हो सकता है? दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि पश्चिमी देशों ने रूस पर जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और उसे दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की है, ये उसका जवाब है। अच्छा, रिएक्शन है ये। हाँ, पुतिन शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि दबाव बनाने से रूस पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो तनाव को और बढ़ाने की हिम्मत रखता है। आपने देखा होगा, जब भी पश्चिम प्रतिबंधों की बात करता है, रूस कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे लगे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये पैटर्न तो दिखा है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका भी है। और यूक्रेन के लिए ये सब क्या मायने रखता है? बेचारी यूक्रेन, जिस नाटो सदस्यता के लिए वो इतनी बड़ी कीमत चुका रही है, आज उसी नाटो के सदस्य देश सीधे सीधे रूसी गतिविधि का सामना कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब, मतलब विडंबना है। हाँ, ये विडंबना ही है और विश्लेषण में भी इस पर इशारा किया गया है। यूक्रेन को तो यही कहकर सीधी सैन्य सुरक्षा नहीं दी गई कि भाई तुम सदस्य नहीं हो, आर्टिकल 5 तुम पे लागू नहीं होता। हाँ, अब जब सदस्य देशों के ही घर तक ड्रोन पहुंच रहे हैं, तो सवाल गहराता है कि क्या अब नाटो इस लड़ाई में और सीधे तौर पर शामिल होने की तरफ बढ़ेगा? क्या अब आर्टिकल 5 को लागू करने का दबाव बढ़ेगा? सीधे प्रभावित होंगे तो शायद वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटें या फिर यूक्रेन पर समझौते के लिए दबाव डालें, कौन जाने। ये पूरी स्थिति को बहुत ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक बना देता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि यूक्रेन युद्ध का जो दायरा है वो फैलता हुआ दिख रहा है। अब ये सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रूसी ड्रोन्स का पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो देशों में पाया जाना, रूस और बेलारूस का मिलकर जापाद 2025 जैसा बड़ा सैन्य अभ्यास करना और जवाब में नाटो का ईस्टर्न सेंट्री मिशन लॉन्च करना, ये सब मिलकर एक बहुत ही तनावपूर्ण और विस्फोटक माहौल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। स्थिति अब सिर्फ यूक्रेन की नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे रूस बनाम नाटो की बनती दिख रही है। दोनों ही पक्ष अपनी मिलिट्री ताकत और अपने इरादों का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये शक्ति संतुलन का एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक खेल बन गया है। दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि दूसरा पक्ष कितनी दूर तक जा सकता है। और इस खेल में जरा सी भी चूक या गलतफहमी के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से संघर्ष का दायरा फैलने और नाटो के साथ सीधे टकराव होने का खतरा काफी बढ़ गया है। ये सिर्फ अटकलें नहीं है, जमीन पर जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। जी हाँ, और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं, क्या रूस की ये हरकतें, ये ड्रोन भेजना, ये बड़ा सैन्य अभ्यास करना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश? जैसा कि इस विश्लेषण में पुतिन के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि वो पहले धमकी देते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। हाँ, या फिर ये युद्ध के बेकाबू होकर फैलने का नतीजा है, जिसका शायद खुद रूस ने भी अंदाजा ना लगाया हो। और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में नाटो की प्रतिक्रिया, जैसे कि ये ईस्टर्न सेंट्री मिशन, इस बढ़ते तनाव को ठंडा करेगी या फिर आग में घी का काम करेगी, ये देखना होगा।